चलो आज तो हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें पहला टॉपिक हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर। एनसीईआरटी में मोशन इन ए प्लेन है और इसमें इंक्लूड हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम जो भी है वेक्टर्स ही हो जाएगा। अब वेक्टर्स में इनिशियली जो पढ़ना है, सबसे पहले ये ब्रांच जो फिजिक्स का है, किस ब्रांच में ये इंक्लूड है, इन सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ये एक्चुअली जो हम लोग पहला सेगमेंट पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। तो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है? तो सिंपली हम लोग मैकेनिक्स में मटेरियल बॉडीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मटेरियल बॉडीज कौन है? वो बॉडी जिसका स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट कम है। मान लो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को, एग्जाम्पल हमने कार को एक मटेरियल ऑब्जेक्ट कहा, तो कार का स्पीड जो होगा स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में काफी कम होगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग मटेरियल बॉडी कहेंगे। ठीक है, जिसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो। तो ये कहता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट वेरी लो स्पीड, भी कह सकते हो एट लो स्पीड। द प्रपोर्शन ऑफ रॉकेट, अब रॉकेट भी जैसे हम लोग, तो रॉकेट का भी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कम है। ठीक। प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर रिपल्स के फॉर्म में होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव दोनों होता है। साउंड वेव्स इन एयर, ये सारे एग्जाम्पल मैकेनिक्स में आ जाएंगे। तो मैकेनिक्स में वैसे ही मटेरियल बॉडी जिसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो, वो ब्रांच हमारा मैकेनिक्स कहलाए। अब मैकेनिक्स के फर्दर ब्रांच बन जाएंगे। अब उसमें ऐसा हो जाएगा कि जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो या स्टेशनरी हो तो स्टैटिक्स कहलाएगा, बॉडी मोशन में है तो डायनामिक्स कहलाएगा। अब मोशन में है और मोशन के कॉज को बता दिया तो डायनामिक्स, और कॉज को नहीं बताएंगे तो काइनेमेटिक्स हो जाएगा। अब उसी में आ जाएंगे मोशन के टाइप। ठीक, एकदम सीक्वेंस है मोशन के टाइप। कैसे हम लोग, मान लो कोई बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, मॉस्किटो है स्ट्रेट गया, डायगनली गया, जिगजैग पाथ, इन सारों को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। तो फिर वेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? वेक्टर इसलिए पढ़े कि जितना भी मोशन है सबको एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो एक साथ सिंप्लीफाई कर देगा। मान लो एक एग्जांपल, ये हमारा मॉस्किटो नेट है। अब इस मॉस्किटो नेट में, अब मान लो कि हमारे ये लेटने का पोजीशन, हम सो गए, मॉस्किटो ने यहां पर बाइट किया, पैर को इधर उधर किया, फिर ये फ्लाई कर गया, फिर यहां आया, फिर आपने मारने की कोशिश किया तो यहां पर आ गया इस कॉर्नर में, फिर डायगोनली ऐसे गए, जिगजैग पाथ। इसको सिंप्लीफाई करना हम लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा, इसको वेक्टर अकेला सिंप्लीफाई कर दे। समझ में आ गया क्लियरली? तो सबसे पहले मैकेनिक्स को डिफाइन कर लो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of material bodies, और ब्रैकेट में लिख लोगे V much smaller than C, within bracket V much smaller than C। सिंबल यूज करो, ब्रैकेट क्लोज, at very low speeds,
at very low speeds. क्लियर? एग्जाम्पल वाले पहले हम लोग एकदम ऐसा पढ़े जो हमको दिमाग में आ जाए। अब मैकेनिक्स के 3 ब्रांच बन गए। एक हो गया स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स, तीसरा काइनेमेटिक्स। जब बॉडी स्टेशनरी होगा तो स्टैटिक्स हो गया, रेस्ट से स्टार्ट आया। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, डायनामिक्स मोशन, काइनेमेटिक्स मोशन। मोशन में कॉज बता दिया तो डायनामिक्स, और विदाउट कॉज काइनेमेटिक्स। क्लियर? तो यहां पर लिख दो मैकेनिक्स के ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम बना करके, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स। अब यहां पर स्टैटिक्स टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच, क्या बता रहा वो? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, डिफाइन कर ले। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of objects at rest or in equilibrium, or in equilibrium. Equilibrium, EQUILIBRIUM, equilibrium। अब यहां पर ये टर्म आ गया नया, इक्विलिब्रियम, अंडरलाइन करो। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आप अभी स्टेशनरी और रेस्ट में हो, इसका मतलब यह है कि आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और बेंच और फ्लोर के हेल्प से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, इसलिए हम रेस्ट में हैं। ठीक? विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ये कैमरा स्टैंड स्टेशनरी है। रीजन क्या है? कि जो हमने इसको हैंग कर रखा या सिंपल असेंबल कर रखा है, इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो फ्लोर के साथ नॉर्मल लग रहा है वो दोनों इक्वल है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम है। तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक्स। अब मान लो कि हम उसको एक्सीड कर दाएं तो वो मोशन में आ जाएगा। हम जैसे मान लो बैठे हुए, हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और वेट mg नीचे, हम अपने नॉर्मल को बढ़ा दें तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब हम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम फोर्स लगा लेंगे। तो जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे स्टैटिक्स। क्लियर? और डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया? जब मोशन में आ जाएंगे। तो कहता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट motion of objects taking into consideration the cause of motion।
क्लियर? तो यहां पर कॉज ऑफ मोशन को अंडरलाइन कर ले, यहां पे हमने मोशन के रीजन को बताया, ठीक? तो ये बन गया डायनामिक्स। अब मोशन का रीजन क्या? जैसे मान लो कि एक कार हम मूव करा रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे, एक्सेलेरेटर दबाया, तो अब रीजन हम बताएंगे कि भाई एक्सेलरेशन किया, कार में फ्यूल डाला, सारी चीजों को हम अप्लाई कर दें। तो जब रीजन बताएंगे तो फिर वो डायनामिक्स कहलाएगा। और रीजन नहीं बताएंगे, सिंपल कहते हैं कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो रीजन नहीं बताया तो वो काइनेमेटिक्स हो जाएगा। डेफिनेशन वही रहेगा, और जो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन है, विदाउट टर्म लग जाएगा, विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन, या विदाउट कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स। डेफिनेशन सेम रह जाएगा। हो गया? अब आ जाए मैकेनिक्स में, हम लोग 3 कॉमन पार्ट पढ़ते हैं, या मोशन कह सकते हैं, मैकेनिक्स की जगह पर मोशन भी लिख सकते हैं। इसको आप मोशन कर दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मोशन के 3 टाइप, मैकेनिक्स हटा देते हैं, यहां पर हम सिंपली मोशन की बात कर लें। तो मोशन में 3 टाइप। पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा हो जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को जान जाए। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग कॉमनली एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते, एक्स हो गया, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ये प्लेन के लिए हुआ। प्लेन मतलब सिंपल, ये सरफेस है, ये प्लेन है, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो ये प्लेन बन गया। और इसी में यदि हम पिलर को कंसीडर कर लें तो स्पेस हो जाएगा। इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब पिलर को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। अब इसमें यह कंफ्यूजन बार बार होता है कि कौन पॉजिटिव जेड और कौन नेगेटिव जेड। तो बेस्ट मेथड है, जो भी एक्सिस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आए वो पॉजिटिव होगा, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नेगेटिव। अब ये जो लाइन है हम जब ड्रॉ करते तो ऐसे ड्रॉ करते, इसका मतलब ये मार्कर का पॉइंट ये हमारी तरफ आ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमसे अवे है इसलिए ये नेगेटिव, इसलिए जेड नेगेटिव ऊपर ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? 100%। अब यहां पर 3 एक्सिस हैं, 3 कोऑर्डिनेट हो गए, तो जब हम
किसी भी पार्टिकल के मोशन को सिंपली एक डायरेक्शन में कंसिडर कर ले, इधर एक्स और वाई। तो पार्टिकल यहां पर इनिशियली है और फिर थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, तो x का वैल्यू सपोज 1 है और यहां x का वैल्यू 2 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इसके मोशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको वन डायमेंशनल मोशन कहें, इसलिए इसका नाम वन डायमेंशनल मोशन। तो क्या लिखता है डेफिनेशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ only one coordinate specifying the position of an object, वो उसके मोशन को स्पेसिफाई कर रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इन द गिवन टाइम इंटरवल। इसी का नाम क्या बन गया? वन डायमेंशनल मोशन। यदि दो कोऑर्डिनेट आएंगे तो टू डायमेंशनल, थ्री तो थ्री डायमेंशनल। हो गया? ये कोऑर्डिनेट वाला फिगर जरूर ड्रॉ कर लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहां पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड। क्लियर? इसी तरह से हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को भी डिफाइन कर लें। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या हो जाएगा? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ only 2 out of 3 specifying the position of an object changes with respect to time or given time motion। अब यहां पर एग्जांपल है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। तो प्लेन जब भी होगा इसका मतलब यहां पर दो कोऑर्डिनेट, इधर एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल, गुड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा एक्स वाई। अब ये पिलर हमने जेड मान लिया, तो हम इस प्लेन में हैं, तो इस प्लेन में हम खड़े हो सकते? नहीं हो सकते, हमको ऐसे होना पड़ेगा। ये अलग प्लेन हो गया। अब सीलिंग का प्लेन अलग है, पंखा लटक सकता है, हम तो लटक नहीं सकते, तो अलग अलग प्लेन हो गया। इसलिए एक्स वाई में अलग होगा, वाई जेड अलग होगा, जेड एक्स अलग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन में सर्कुलर मोशन हो जाए, एलिप्टिकल मोशन हो जाए, या मोशन ऑफ
अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, या सिंपली कह सकते हैं मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। ये सारे एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल मोशन के हो गए। हो गया, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गए। इसी तरह से 3 डायमेंशनल मोशन को भी एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, ये सारे एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, चलो इसी तरह से 3 डायमेंशन को भी डिफाइन कर ले। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is said to be 3 dimensional motion if only 3 out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. Motion of an object in a space अब यहां पर एक दो चीजें और भी हम लोग को जानना चाहिए। जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ठीक, एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, सिंपली हम लोग रैंडम मोशन ले सकते हैं। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी वेसल में गैस मॉलिक्यूल, उसका रैंडम मोशन जिगजैग। ठीक, एक और एग्जांपल, ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लो ये काइट का पोजीशन है और आप यहां पे थ्रेड के हेल्प से इसको उड़ा रहे हो। यहां कोई ऑब्जर्वर है तो ऊपर देखेगा, तो ये इसके लिए वाई हो गया। और इस ऑब्जर्वर को यहां से आप देख रहे हो कि भाई ऊपर क्यों देख रहा है, तो ये हमारा एक्स हो गया। और जो लटाई हमारे हाथ में है उसमें तो थ्रेड है भाई, थ्रेड से कनेक्टेड है, ये जेड हो गए। इसलिए जब भी इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब क्या, हमने क्या एनालाइज किया? हमने ये एनालाइज किया कि जैसे मान लो हम सिंपल एक्स वाई लिख दे तो यहां कोई भी पार्टिकल का पोजीशन जब भी लिखेंगे तो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट लिखेंगे।
लेकिन जैसे ही हम 3 एक्सिस बना दें, एक्स वाई जेड बना दें और यहां पर कोई पार्टिकल का पोजीशन लिखेंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। यही फर्क आएगा। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। लिखना है कुछ, नोट डाउन करना है इसका, कर लो। जो जो पार्ट कुछ एडिशनल लग रहा हो वो नोट कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया कि जो मोशन से रिलेटेड था। अब आज हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम वेक्टर पढ़ रहे हैं? इसलिए टॉपिक का नाम दिया नीड फॉर वेक्टर्स। सिंपली वन डायमेंशनल मोशन किसी पार्टिकल का है तो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, या मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ऊपर थ्रो कर दिया नीचे चलाया, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, दो डायरेक्शन हो गए। और मान लो कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, फिर वो चला गया वाई जेड में, फिर जेड एक्स में आ गया, या कोई पार्टिकल स्पेस में है, जैसे मॉस्किटो का एग्जाम्पल दिया हमने, जिगजैग इधर उधर। तो इतने पार्ट को, या हम मान लो कि सिंपली हम चल रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, लेफ्ट टर्न आया, 90 डिग्री पर हमने टर्न ले लिया वाई डायरेक्शन, उसके बाद यहां से हम फ्लाई कर गए जेड डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है, फ्लाई करके हम फॉल कर गए भाई, ये डायरेक्शन निगेटिव वाई। तो ये सारे पाथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने मैथ्स में सॉल्व नहीं किया। इन सब को अकेला वेक्टर सिंप्लीफाई कर देगा, इसलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। इसलिए हमने यहां पर ये लिखा भी है सिंपली कि इन वन डायमेंशनल मोशन ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल, but in the case of 2 dimension 3 dimension an object can have many directions. In order to deal with such situations, इनको डील करने के लिए एक इफेक्टिवली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम वेक्टर है। आ गया समझ में? We need to introduce the concept of new physical quantities called vectors.
हो गया। अब आ जाए स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर्स टर्म दिया, स्केलर क्वांटिटीज को शॉर्टकट में लिखने का तरीका, ऐसे क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स कहते हैं। ठीक, जैसे टाइम है, स्पीड है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो डायरेक्शन का मतलब जैसे मान लो घर से आप आए, आपने साइकिल का स्पीड रखा 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम ये नहीं बताएंगे कि आप घर से यहां आए, हम सिंपली कहा कि आपने साइकिलिंग किया 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप आए, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली 10 मैग्नीट्यूड है। अब ये जो 10 किलोमीटर पर आवर लिखा, तो हम कैसे इसको स्पेसिफाई करते हैं? हमने लिख दिया 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसका यूनिट है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो तो स्केलर हो जाएंगे। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल, मान लो यहां से हम 3 एम्पियर का करंट का फ्लो करा दे और इसके दो ब्रांच कर दे, एक में 1 एम्पियर का फ्लो, इसमें 2 एम्पियर का फ्लो। तो किसी ने कहा कि भाई इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताओ, तो आपने कहा कि भाई 3 एम्पियर का करंट आया और ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। इसका मतलब आपने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया, कोई रूल नहीं लगाया। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ओनली मैथमेटिकल अलजेब्रिक सम यूज किया। इसलिए जब भी स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे, कोई स्पेशल रूल नहीं लगाएंगे, उसको हम स्केलर के कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे टाइम, किसी ने कहा कि भाई तुमको कितना टाइम लगा, तो जब हमारा 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था तो हो सकता है 10 मिनट लगा हो, जब 10 कर दिया तो 5 ही मिनट लगा हो, फिर 20 कर दिया तो 2 ही मिनट लगा हो। तो सारे टाइम को हम ऐड कर देते हैं, तो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, कोई रूल अप्लाई नहीं करते, सिंपल ऐड कर दिया, तो वो क्वांटिटी स्केलर हो जाए। इसलिए स्केलर को जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपल ऐड करते हैं। तो वही कहता है स्केलर क्वांटिटीज, और ये स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude and no directions. ठीक, it can be specified by a numerical value along with proper unit. एग्जाम्पल है मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब एग्जाम्पल हो गए। ओके, नोट कर लिया।
अब इसी तरह से वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए, उसको हम लोग वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज कह देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर्स। और यहां पर ये एक एडिशन के लिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल होगा। पहले नोट कर लेते हैं, फिर समझते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो यहां पर ये मेंशन किया हुआ है इसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। तो जैसे हमने आपको कहा कि आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मेरे कोचिंग सेंटर आए, और इसमें यदि हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया कि आप होम टू इंस्टीट्यूट आए, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, और ये क्या है, डायरेक्शन है। तब ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब इसको ऐड करने का तरीका है। मान लो किसी ने कहा कि जब आप चल रहे थे तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मान लो आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे थे, फिर जब आपने एक चौक देखा तो वहां से राइट टर्न ले लिया और वो 10 किलोमीटर कर दिया। तो हमने कहा कि भाई आपका नेट वैल्यू क्या हुआ वेलोसिटी का। तो आपने कहा कि सर हम 5 किलोमीटर स्ट्रेट थे, फिर परपेंडिकुलरली टर्न लिया, तो यहां से लेकर के यहां तक को हम ज्वाइन कर दे तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज की तरह। इसका मतलब यहां पर एक लॉ लगाया, और वो क्या है, इसी का नाम क्या है, देखो ध्यान से, ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में यही डिफरेंस है। वेक्टर एडिशन का जब लॉ लग जाएगा तो वेक्टर बन जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, फिर भी वो स्केलर होते हैं। ठीक, यहां तक आगे समझ में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, देखिए आपके सामने ही आएगा, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज a scalar quantity. रीजन, करंट को ऐड करने के लिए सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा लगाते हैं, इसलिए वो स्केलर बन गया। टाइम, वो भी डायरेक्शन देता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, एक यूनिक डायरेक्शन है। हमेशा वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करता है। अभी प्रेजेंट से आप पास्ट में नहीं जा सकते, इसलिए डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर, लोअर टू हायर नहीं होता, एक यूनिक डायरेक्शन है। प्रेशर कब होता है, जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है। ये सारे क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर हैं। इसलिए देखो क्या लिख दिया, दैट इज वाई टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर are scalars because they have unique direction.
चलिए इसको भी नोट कर लें। हो गया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो हमारा एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक। तो हम लोग इसको एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहां फाइनल पॉइंट है वहां पे एरो लगा देते। इनिशियल को ए से रिप्रेजेंट किया और फाइनल या टर्मिनल को बी से रिप्रेजेंट किया। इसको हम लोग पहले टेल कहते थे और इसको हम लोग हेड कहते थे। अब नाम थोड़ा बदल दिया। ए को टेल को हम लोगों ने इनिशियल कह दिया और टर्मिनल फाइनल को हमने हेड कह दिया। बस यही फर्क है। एक लाइन ड्रॉ किया, जहां फाइनली पहुंचे वहां पे एरो लगा दिया। अब इसको जब रिप्रेजेंट किया वेक्टर से तो ए बी लिखा। ए हमारा इनिशियल है, बी फाइनल है। तो जब ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन ए से स्टार्ट है और बी पर टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर एरो लगा देंगे। अब ए से बी का वैल्यू सपोज ए है तो हम ए लिख देंगे, ठीक। अब ए लिख दिया तो ए एक क्वांटिटी है जो ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो भाई इसको भी डायरेक्शन देना होगा, इसलिए इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं। इसलिए हम ने क्या लिखा है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख दे और ए को बोल्ड कर दे। तो जब बोल्ड करेंगे तो हम एरो नहीं लगाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी में जो भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है उसको बोल्ड किया हुआ है, उसके ऊपर एरो नहीं लगा है। कहीं भी वेक्टर में देख लोगे, है ना, बोल्ड किया हुआ मिलेगा। एरो कब मिलेगा? बोल्ड किया हुआ। तो होता क्या है कि एरो लगाना इक्वेशन राइटर में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वाले सेगमेंट में जाओगे, इक्वेशन राइट करोगे तो एरो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं, सिंपल शॉर्टकट में, जैसे हमको मान लो लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है।
एडजस्टमेंट में टाइम, तो शॉर्टकट तरीका क्या निकाला भाई, ए को बोल्ड कर दो, फिर बी को बोल्ड कर दो और सी को बोल्ड कर दो, अपने आप हो गया कि भाई ये वेक्टर ही है। तो इस तरह से वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? क्लियर? फर्स्ट डे है, थोड़ा धीरे धीरे, तो यहां तक पढ़ के आइएगा, और यदि दिक्कत होगी तो वीडियो अपलोड कर देंगे, लिंक भेज देंगे, ऐसे आप नोट कर लो चैनल का नाम